Yes, we are live. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम फिर से आपके सामने एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को लेकर आए हैं जिनका टॉपिक जेरियाट्रिक डिजीजेस पर रहेगा। और हम वेलकम करते हैं उनको आज होम्योपैथी की तरफ से। लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर कविता कक्कड़ टू ऑल ऑफ यू। Dr. Kavita Kakkar is a distinguished homeopathic physician with over 30 years of clinical experience. She holds a BHMS, a postgraduate diploma in geriatrics, and MSc in counseling and family therapy, and a diploma in acupuncture from Sir Gangaram Hospital. Dr. Kakkar specializes in holistic health and geriatric care, guiding individuals toward balanced living and aging gracefully through an integration of homeopathy, counseling, and lifestyle therapy. Welcome, Dr. Kavita. नमस्कार सबको, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। जी, Good afternoon, वेलकम ma'am. डॉक्टर कविता जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपका टॉपिक बहुत अच्छा है जेरेट्रिक्स तो और एंड होम्योपैथी है ना, तो उसमें ये मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें रहती हैं, जैसे आर्थराइटिस रहेगा या कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, वो मैं पूछती हूँ आपसे कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो लोग अकेलापन या एंजाइटी फील करते हैं, तो उसमें होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है? देखिए, पहले तो हमें ना ये समझना है कि बढ़ती उम्र के साथ लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं। जैसे ओके। जैसे उम्र बढ़ती है, आपने देखा है औरतों में अक्सर 45-50 के अराउंड पहुंचते पहुंचते या इवन मेल्स में भी आफ्टर 50 जो है मेटाबॉलिक रेट बॉडी का कम होने के कारण जो है वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। आप डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, उसके बावजूद भी लोग आकर आपसे ये कहेंगे, पेशेंट्स आकर कहेंगे कि वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, समझ नहीं आ रहा हमें। हम बहुत डाइट भी कर रहे हैं, प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, सैर भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि हमारा शरीर का जो ऊर्जा खर्च करने की गति है वो कम हो जाती है, जिस वजह से बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और मसल मास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा कि काम करने की गति कम हो जाएगी और जो है फिजिकल पावर कम होती है, तो आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। फीमेल्स को कहा ये मैं काम क्यों नहीं कर पा रही, मेरी स्पीड कम हो गई है। जैसे बढ़ना शुरू करेंगे लोग कहेंगे हमसे सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाता, तो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। अब आप इसके अलावा जो है जनरली इस समय कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, आईज में कोई ना कोई इशू आ जाएगा, आई साइट भी वीक हो जाएगी, कैटरैक्ट होना शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस जिस तरह की आपने अभी बोला, लोगों को जॉइंट पेन्स होना शुरू हो जाती है, हियरिंग भी कुछ ना कुछ अफेक्ट होती है। अब फीमेल्स में खास तौर पे इस मेनोपॉज के बाद मसल मास वीक होने के कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो इनकॉन्टिनेंस के बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। पहले ये होता था कि क्योंकि बॉडी में कुछ बीमारी नहीं है तो जहां मन चाहे घूम लिया। अब क्या है कि थोड़ा सोशली आइसोलेट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ये इनकॉन्टिनेंस होने की वजह से, कुछ आर्थराइटिस होने की वजह से, कुछ जो दवाइयों का भार है कि अगर आपको कहीं जाना है तो पहले अपनी मेडिसिन्स कलेक्ट करनी है सबसे पहले। पहले तो ये होता था यंग एज में कि उठो और चल दो। तो कहीं न कहीं जो है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी। इसके बाद फिर क्या है कि बच्चे जनरली जब आप इसे अवस्था में पहुँचते हैं तो बच्चे बड़े हो गए, या तो वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए हैं या फिर जो है काम करने के लिए उनकी जॉब्स बाहर लग गई हैं और अच्छे पैकेजेस उनको मिल रहे हैं। या इवन जो गाँव देहात में भी लोग रहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर खेती-बाड़ी छोड़कर वो शहर जाके काम करना चाहते हैं कि ताकि अर्निंग जो है ज़्यादा हो सके। तो इस समय जो है वो जैसे-जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो अकेले भी होते जा रहे हैं। आपके साथ बच्चे नहीं है तो आप लोनली फील करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एम्प्टीनेस सिंड्रोम एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पुराने इश्यूज थे जो कभी नहीं थे, जिनको वो सप्रेस करते जा रहे थे या जिनके ऊपर झगड़ नहीं रहे थे, वो एकदम से उभर के आए हैं एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। तो आप देखो कि मेंटल अवस्था कैसे हो रही है, रिटायरमेंट हो जाएगी 60 साल की उम्र में। तो आप अभी तक काम करने जा रहे थे, रोज आपकी एक दिनचर्या थी, आप एकदम से घर पे बैठ गए हैं। आप वर्थलेसनेस फील करेंगे, हेल्पलेस फील करेंगे, ऐसा लगेगा जिंदगी का पर्पस खत्म हो गया है। इसके अलावा जो है जब बढ़ती उम्र के साथ आपको फियर्स होंगे, एंजाइटी होगी कि भई कोई बीमारी ना हो जाए, या नेचुरली
डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान को लगता है मैं मर जाऊंगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब आती है अगर एक स्पाउस में से एक जाना, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक की किसी कारणवश डेथ हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। खास तौर पे अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो मेल्स मैंने देखा है वो ज्यादा डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं और ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि फीमेल जनरली क्या होता है कि काम कर लिया या घर के किसी न किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हैं। तो मेल्स जो हैं ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं विद एज। अब ये इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए और उससे झेलने के लिए आपको क्या करना है? हमें ये सबसे पहले तो मैनेजमेंट है, आपको केयरफुल रहना है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना है किसी ना किसी एक्टिविटी में, सैर एक्सरसाइज व्यायाम रोज करना है, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहिए, अपनी हॉबीज मेंटेन कीजिए, डाइट का खास तौर पे बैलेंस डाइट का ध्यान रखना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहिए, इमोशनल सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप से या किसी न किसी काउंसलर से मिलकर आप कर सकते हैं। अब होम्योपैथी में कुछ एक दवाइयां हैं जो कि एंजाइटीज और फियर्स को कम करने के लिए जरूर हेल्पफुल है। नींद इस समय डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ तो मेलेटोनिन लेवल्स जो हैं वो शरीर में हार्मोन जो है वो कम होने के कारण स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। और कुछ जो है ये सब स्ट्रेस और फियर की वजह से भी नींद कम आनी शुरू हो जाती है। तो नींद लेना एक अच्छी 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत आवश्यक है कि अच्छी तरह आप अपनी नींद लें। इन सब चीजों के लिए जो है मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ एक मेडिसिन होम्योपैथिक है जो कि हेल्प कर सकती हैं ताकि आपको नींद टाइम पे आए। आपको आर्थराइटिस या जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनमें अगर आप शुरुआती उस पे हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। ये हेल्प करती है होम्योपैथिक दवाइयाँ। जी। और जैसे एज बढ़ने के साथ साथ जैसे कईयों को कहते हैं कि भूलने की बीमारी मतलब भूलने की शिकायत लोग बोलते हैं कि हो रही है, तो वो एज के हिसाब से है या डिजीज आपकी आप उसका वो है, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अब आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्वेश्चन क्लियर नहीं आ हाँ रहा। जी, मैंने कहा मेमोरी लॉस का भी, या कुछ लोग शिकायत करते हैं कि अब हम कुछ भूलने लगे हैं एज के साथ साथ, तो वो नॉर्मल एजिंग का एक साइन है या कोई डिजीज है, उसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए बढ़ती उम्र के साथ क्योंकि ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर के कम हो रहे हैं, फिजियोलॉजिकल जी, चेंजेस कुछ ना कुछ बॉडी में हो रहे हैं, तो उससे आपकी उम्र के साथ थोड़ी स्मरण शक्ति की गति धीमी हो सकती है। मतलब आप एकदम से कोई नाम नहीं आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर में आप याद कर लेंगे वापस। ये तो बीमारी नहीं है। ठीक है, जी, बीमारी जी, मेमोरी लॉस या अल्जाइमर्स या डिमेंशिया आपको तब है अगर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को आप याद नहीं रख पा रहे हैं या कोई नई बात नहीं याद कर पा रहे हैं। मतलब आप मॉर्निंग में आपने क्या नाश्ता किया, अगर मैं दोपहर को किसी पेशेंट को मिल रही हूँ और उससे पूछ रही हूँ, अगर वो नहीं बता पा रहा तो ये मेमोरी लॉस का साइन है। जनरली जो डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स है जनरली 45 की एज पर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो है लोग चीजें रख के भूल जाते हैं कहाँ रखा, या जैसे काम पर होते हैं तो वो असहाय महसूस कर रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा या ये मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, उनको समझ नहीं आता। इसके अलावा जो है परिवार के सदस्यों को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, पहचान नहीं पाएंगे, परिचित रास्ते जहां से वो रोज जाते थे वो भूल जाएंगे। और ये धीरे धीरे जो है अस्थाई जो स्थायी रूप से ये बढ़ता रहता है। ये अगर ये बढ़ रहा है तो आपको उसी समय डॉक्टर को मिलना है। इस जो जी, मेमोरी लॉस जो आप डिमेंशिया अगर नहीं है, सिंपल मेमोरी डिक्लाइन है, उसमें आपकी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या नहीं जो है वो प्रभावित होगी। जो वो है जी, वो जो है बढ़ती उम्र के साथ या तनाव के साथ या नींद ना आने के साथ या कभी कभी कुछ दवाइयों के प्रभाव से भी हो सकता है। लेकिन अगर सचमुच में मेमोरी डिक्लाइन है तो कोई ना कोई रोग अवश्य या स्ट्रोक हो गया है या अल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज भी हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या कुछ इवन विटामिन डेफिशिएंसीज में भी जो है मेमोरी लॉस हो सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को आपको डॉक्टर को मिलना है और जो भी टेस्ट वो कहें, पेट स्कैन या
CT स्कैन कहते हैं तो वो करने हैं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से भी जो है सेरेब्रल एट्रोफी हो सकती है और इन फ्यूचर जो है मेमोरी लॉस हो सकता है। तो हमें ऐसे पेशेंट्स का BP और शुगर जो है बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। ये है कुछ अगर आप होम्योपैथी के बारे में अगर जानना चाहें तो होम्योपैथी भी कुछ एक दवाइयां हैं हमारे पास जो कि मैनेजमेंट के साथ साथ हेल्प करती हैं। कहेगा मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे एनाकार्डियम है, बराइटा कार्ब है, एल्यूमिना है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसके अलावा एजाडायरेक्टा, अश्वगंधा, जिनसिंग। ये अभी जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मैं ट्राई कर रही हूँ ये दवाइयाँ, तो हेल्पफुल है काफी। इसके अलावा जो है डिमेंशिया के केसेस में होम्योपैथी इस तरह भी हेल्प कर सकती है कि जनरली डिमेंशिया जिन लोगों को होता है पेशेंट्स वो अपने सिम्टम्स नहीं बता पाते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि मुझे ये यहाँ पेन है या यहाँ खुजली है या कुछ है। आपको स्किन के केसेस में बड़ी हेल्पफुल है। जैसे अगर खांसी जुकाम है तो पेशेंट नहीं बताएगा, ये घर के लोग जो हैं वो बताएंगे कि ये सिम्टम्स थे, इस तरह से खांसी हो रही है। तो और कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम है तो उसमें काफी हेल्पफुल है, मैंने देखा काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा पार्किंसंस में जिन लोगों को डिमेंशिया है उसमें कुछ ना कुछ रोल डेफिनेट है इसका होम्योपैथी का। ओके, तो मतलब कि हम लोग डिमेंशिया या अल्जाइमर्स के केसेस में होम्योपैथी को एज अ सपोर्टिव रोल दे सकते हैं, नॉट एज अ मतलब हम लोग एक मेन उसमें नहीं लेके जा सकते क्या? देखिए ऑल्टरनेटिव थेरेपी या एलोपैथी में गई तो उसमें तो अल्जाइमर्स का कोई इलाज ही नहीं है। दे जस्ट कंट्रोल BP एंड शुगर एंड दे जस्ट गिव सम मल्टीविटामिन्स। उसपे उनके पास कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे पेशेंट डिटोरिएट ही करता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती वो जो है फैमिली पे भी बर्डन है। मैं मेरा क्योंकि ये अभी सब जो है अभी आप ये मान के चलिए कि डाटा ही कलेक्ट हो रहा है, अभी रिसर्च ही चल रही है। अभी अल्जाइमर्स की ऐसे कोई भी मेडिसिन ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं नहीं है। या तो होम्योपैथी उसमें क्या सपोर्टिव रोल प्ले करती है या मतलब हेल्प करती है हमारी मेडिसिन होम्योपैथी की? मेमोरी लॉस और डिक्लाइन ना हो इसमें हेल्प कर सकती है। उसके अलावा कोई और सेकेंडरी डिजीज है जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन है, वो पेशेंट नहीं बता पाएगा कि मुझे यूरिन पास करते हुए दर्द हो रहा है। अगर वो इनकॉन्टिनेंस ज्यादा हो रही है या यूरिन में स्मेल आ रही है वो आपको अटेंडेंस या फैमिली मेंबर्स बताएंगे। अल्जाइमर्स का पेशेंट यदि आपने देखा हो तो वो यहाँ तक भूल जाता है कि मौसम क्या है, मुझे कपड़े क्या पहनने हैं, नहीं पहनने हैं, खाना मैंने खाया नहीं खाया, दवाई मैंने खाई नहीं खाई। तो इवन ये भी भूल जाते हैं। वो कई बार बेड से उठना नहीं चाहते। उनको जो है आपको मैनेजमेंट में उनकी मोबिलिटी आपने मेंटेन करनी है, फिजियोथेरेपी कराते रहे, उनको चलाते रहे, उनको कुछ ना कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी करानी है। इसके अलावा कि जैसे कुछ पजल्स अगर वो सॉल्व कर सकें या उनको रोज कोई ना कोई भजन जैसे जो कोई पहले यंग एज में गाते रहे वो गाते रहे, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहे। कोई उनकी हॉबी है गार्डनिंग तो उनको गार्डन में ले जाएं, उनको बोले पौधों में पानी डालें। इस तरह करके उनको एक्टिव रखना है। जितना वो एक्टिव रहेंगे उतना मेमोरी डिक्लाइन कम होगा। तो इसके साथ अगर अभी होम्योपैथी हम कुछ दें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प है। नींद रेस्टलेस हो जाते हैं, एंजाइटी प्रोन हो जाते हैं, उन सबको शांत करने के लिए नींद के लिए हम दवाई दे सकते हैं। जो मेंटल चेंजेस माइंड में जो चेंजेस हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो चेंजेस हैं नेचुरली जो एक बार आ गए उनको अभी ठीक करने का कुछ भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। बट वो स्लो डाउन हो जाए और ज्यादा डिटोरिएट ना करें, कंफर्टेबल रहे पेशेंट, फैमिली मेंबर्स उनको अच्छे से उनकी देख सकें, इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। ओके, हाँ जी डॉक्टर सोनी। डॉक्टर साहब ओल्ड एज में वैसे भी डिपेंडेंसी के कारण भी पेशेंस लेवल और पॉजिटिविटी जो है थोड़ी कम हो जाती है, तो होम्योपैथी में हम इमोशनल बैलेंस कैसे कर सकते हैं उनका? देखिए इमोशनल बैलेंस के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया, सबसे पहले जो है मेंटली आप साउंड रहे इसके लिए आप अपने आप को बिजी रखें, आप अपने आप को खाली ना होने दें। और बिजी रखने के लिए एक तो ये है कि आप कोई सोशल वर्क करें, कोई ना कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं आप निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। चाहे आप अगर
पढ़े लिखे हैं पेशेंट तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाहर जाके कहीं ना कहीं और बच्चों को गाइड कर सकते हैं, कुछ ऑफिस का काम कर सकते हैं, अपने से बड़े लोगों की जिनको कुछ रिटर्न मैटर में या उसमें उस तरह करके हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, हाउस होल्ड में बाकी लोगों की मदद करें। आप जो है अपने ग्रुप के साथ, अपनी एज के ग्रुप के साथ आप कहीं ना कहीं घूमने निकल जाएं, कभी पिकनिक चले गए, मंदिर चले गए, मूवी चले गए, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिप पे चले गए। इसके अलावा जो है आपने एक्सरसाइज और जो है अपना योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ये रोज करते रहना है। डाइट का खास ध्यान रखना है, आप बैलेंस डाइट लीजिए। अगर आप डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं तो अपनी डाइट का कंट्रोल उसी तरह से कीजिए ताकि वो बीमारियां डिटोरिएट ना करें। कोई ना कोई मेडिसिन आपको रिकमेंडेड है तो वो रोज टाइम पे लें। इसके अलावा जो है आप फ्रेंड्स का सर्कल बनाएं, आप मिलते रहें, लोगों से मिलते रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और और फिजियोथेरेपी, अगर कोई आर्थराइटिस वगैरह है तो फिजियोथेरेपी आप साथ में ज्वाइन कर लीजिए। ये सब जो है एक्सरसाइज और योगा जो है पॉजिटिविटी इसलिए भी देता है कि उससे एक तो कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ता है और जो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन है वो उसका लेवल इंक्रीज होता है। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे। और यदि उसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो एलोपैथिक दवाइयों पे जाने से पहले आप होम्योपैथी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि वो एंजाइटी कम करने में, डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प कर सकती है, नींद को स्पेशली नींद के लिए हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आपको ये दवाइयां सब एक तो डॉक्टर की सलाह से लेनी है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सुसाइडल टेंडेंसी अगर आपको दिख रही है, जो कि लोनलीनेस या डिप्रेशन में कई बार पेशेंट्स होते हैं, आपको क्लिनिक पे पेशेंट आए तो आपको ध्यान रखना है, उसको रिपोर्ट करना है और उसका ध्यान रखना है कि ये जो है पेशेंट कुछ गड़बड़ ना करे। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आपको जरा भी अगर लगता है कि पेशेंट ऐसा करना चाह रहा है तो you have to be careful being a doctor। और यही इसी एज में दवाइयां होने कुछ वाले जो बच्चों इसमें हेल्प कर सकती हैं। हैं जी, नहीं, क्या बोलिए कह आप। रहे हैं आप? आपकी आवाज क्लियर नहीं, नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, क्या क्वेश्चन है मैम? मैं यही पूछ रही थी कि इस एज में कुछ एक होने वाले होम्योपैथिक दवाइयां इंसोमेनिया के लिए भी बात कर सकते थे ना। इस इस एज में होने वाले नींद की प्रॉब्लम्स नीनियास। जो होती है। हाँ, इंसोमेनिया। हेलो। देखिए नींद तो कुछ तो वैसे एज के साथ जो है, हेलो, नींद हाँ जो जी, है हाँ जी, एज सुन के रहे साथ हैं। वैसे भी क्योंकि हार्मोन लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो कुछ कम हो जाती है। लेकिन अगर आप 6 से 7 घंटे सो रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ, उसमें उसको नहीं कहेंगे। और अगर नींद की प्रॉब्लम फिर भी है तो आप एक तो दोपहर के वक्त शॉर्ट नैप्स मत लें। रात को आप खाना जो है वो टाइम पे खा लें, 8 बजे से पहले। जैसे जैसे एज बढ़ती है मेल्स में अक्सर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे कई बार यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ता है। तो थोड़ा सा पानी जो है रिस्ट्रिक्टेड, रात को, दिन में ज्यादा लें, शाम के बाद पानी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें। इसके अलावा कुछ एक जैसे बीपी की मेडिसिन हैं या डायबिटीज की मेडिसिन हैं, उसकी वजह से भी यूरिन ज्यादा पास होता है। तो ऐसी मेडिसिन जो कि यूरिन ज्यादा लाती हैं, डाययूरेटिक्स हैं या एंटी हाइपरटेंसिव हैं, वो कोशिश करके मॉर्निंग में लें, वो शाम को ना लें। उससे भी जो है पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार जो है खाना जल्दी नहीं पचता, जीआरडी जो कहते हैं, रिफ्लक्स हो रहा है, तो पेशेंट्स को आप बताइए कि पोजीशन अपनी ठीक रखें और खाना टाइम से जल्दी खाएं। रात को जो है कैफीन वाले प्रोडक्ट्स, चाय कॉफी शाम के बाद ना लें। हो सके तो रात को थोड़ा सा ल्यूकवार्म मिल्क लें, दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग स्लीप। और इसके अलावा अल्कोहल का इंटेक नहीं, वो भी कम। ये सब करने से भी कई बार जो है नींद की समस्या जो है वो हल हो जाती है। मैंने देखा चाय, कई लोग चाय पीते हैं शाम को, वो नहीं पीनी है, इससे भी नींद की समस्या हल होने में काफी जी, हेल्प बिल्कुल। मिलती है। डॉक्टर साहब, जैसे जॉइंट पेन से भी लोग परेशान हो जाते हैं बढ़ती एज के साथ, तो कुछ होम्योपैथी के साथ साथ कुछ होम टिप्स
यदि हो तो बताएं। हाँ, होम्योपैथी भी देखिए साथ में बता बढ़ती दें। एज के साथ, हाँ, जॉइंट्स में जो है नेचुरली कुछ ना कुछ वियर एंड टियर कार्टिलेज होने के कारण कुछ ना कुछ तो जॉइंट पेन सभी को स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप सैर, एक्सरसाइज और व्यायाम, और अगर ज्यादा एज है तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का मतलब है कि छोटी छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस ही हैं जिनसे जो है सारे जोड़ जो है शरीर के आपके गर्दन से लेके पैर तक वो आपको हिलाने होते हैं उसमें, और उससे उनका सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल जो है वहां पर जॉइंट्स में बढ़ जाता है, जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस जो हैं वो कम आते हैं। इसके अलावा अपनी जो है कैल्शियम और विटामिन डी लेवल्स, इसका ध्यान रखना है। यदि आपके विटामिन डी के लेवल्स कम हैं तो आपको वो लेने हैं, उसका सप्लीमेंट लेना है। इसके अलावा जो है होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन हैं, जैसे रस्टॉक्स है, ब्राइनिया है। अगर छोटे जोड़ों में दर्द है तो एक्टिया स्पाइकेटा है, बल्बिस वल्गारिस है, गुलथेरिया है। ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। ये सिम्टोमेटिकली दी जाती हैं। इसके अलावा जो है फिजियोथेरेपी और सिकाई, इसका एक अच्छा रोल है। ये करने से भी जो पेड़ों जॉइंट्स में पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप शूज जो है बहुत कंफर्टेबल पहने। बढ़ती है इसके साथ हील्स वगैरह फीमेल्स खास तौर पर अवॉइड करें, या अगर पहननी भी है तो जो प्लेटफॉर्म हील्स ऐसी पहने, जो है सपोर्टिंग शूज पहने, वो ज्यादा जरूरी है। उससे जोड़ों पे, जो नी जॉइंट्स पे और हिप जॉइंट्स पे जो है जोर कम पड़ेगा और आपको चलने में और दर्द में राहत मिलेगी। यदि यूरिक एसिड ज्यादा है या रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको थोड़ा सा, यूरिक एसिड बढ़ने पर तो आपको थोड़ा प्रोटीन इनटेक कम करना है। और यदि रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप अपने रेगुलर चेकअप्स भी कराते रहे, ब्लड टेस्ट कराते रहे और डॉक्टर से सलाह लेते रहे, वो जो है बहुत जरूरी है। और आर्थराइटिस में इसके अलावा जो है आई थिंक कुछ बता दिया डाइट मैंने, टिप्स यही में। है मेन। आर्थराइटिस में इससे हेल्प हो जाएगी। डाइट में मिल्क और कैल्शियम है, मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ना क्या है कि किडनी फंक्शन टेस्ट और डायबिटीज को देखते हुए ही डाइट बतानी है पेशेंट को। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। आर्थराइटिस का इलाज करना इसलिए जरूरी है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई बार ओबेसिटी के कारण भी आर्थराइटिस आ जाता है। मैंने देखा है 4 से 5 किलो वजन भी पेशेंट्स कम कर लेते हैं, तो जोड़ों पे उसका असर कम हो जाता है और चेंजेस कम हो जाते हैं या स्टैटिक हो जाते हैं। उससे भी जो है बेटर हो जाते हैं पेशेंट्स। कई बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में विटामिन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो डेफिशिएंसी है, खास तौर पे जो पेशेंट्स वेजिटेरियंस हैं उनमें देने से वो काफी हेल्पफुल है। अगर बहुत ज्यादा आर्थराइटिस है तो वॉकिंग एड्स जैसे केन्स और वॉकर ये जरूर यूज करें। इसका परहेज ना करें ताकि आप गिरे नहीं। और एक बात यह है कि फ्लैट फुट होने की समस्या यदि किसी को है तो उसमें कई बार वो पैर जो है अपने आप ही जो है ऐसे स्लिप कर जाता है और फॉल्स की बहुत समस्या होती है। तो उस केस में इंसोल्स जो है जूतों में लगवा के पहने, उससे भी जो है नी जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स में जो काफी मदद मिलती है पेन वगैरह रिलीव करने में, पैरों में भी, नी जॉइंट में भी और हिप जॉइंट में। कई बार तो ऐसा है कि नी जॉइंट और हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फ्लैट फुट होने की वजह से जो है, क्योंकि अलाइनमेंट गड़बड़ हो रही है लेग की जॉइंट्स के साथ, तो पेन है। तो उस केस में भी काफी हेल्पफुल हो जाता है अगर आप इंसोल्स लगा के अपने शूज पहने तो। मैम ये इंसोल्स कोई स्पेशल इंसोल्स होते हैं कि नॉर्मल? मीडियल इंसोल्स होते हैं ये, आपको कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वो आप जूतों के अंदर लगवा सकते हैं। या फिर जो फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उससे पूछिए, वो आपको कोई ना कोई वो बता देगा जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आपके शूज के अंदर उसको लगा देंगे और वो परमानेंटली लगा ही रहता है। ओके,
ये टाइनोर कंपनी के भी इंसोल्स आते हैं, मैंने देखे हैं मार्केट में हैं अब, वो लेके भी आपको अच्छा लगवाने है। पड़ेंगे, लेकिन किसी मोची से या कहीं जूतों वाली शॉप से वही फिक्स करते हैं, चिपकाते हैं वो अंदर। आजकल अवेलेबल भी है, और मेरे ख्याल से जैसे डॉक्टर सोल के जो आती है ना फुटवेयर, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। हाँ हाँ वो भी कंफर्टेबल हैं, लेकिन मीडियल हम्म, इंसोल्स नहीं होते उनमें, वो जो लगे हुए आते हैं ना वो इतने वो हम्म, खत्म, मतलब जल्दी कंप्रेस हो जाते हैं। हाँ, स्पेशल टाइनोर वगैरह और अच्छा, कुछ कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो मेरे को लग रहा है ज्यादा इफेक्टिव है, वो आपको लगवानी ही पड़ेगी। नहीं आजकल वो भी आते हैं कि आप उनको अलग अलग शूज में भी यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आने लग गए हैं अब। ओके। हम्म, तो मैम जी जैसे ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम लोग होम्योपैथिकली एज वेल एज कुछ और डाइट से कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, कॉन्स्टिपेशन का मतलब 3 चीजें हैं इंडिया में जो पेशेंट्स आते हैं, या तो आपका स्टूल हार्ड है, या आपका इनफेक्चुअल डिजायर है, काफी स्ट्रेन करना पड़ रहा है आपको, या सेंस ऑफ कंप्लीट इवैक्यूएशन है कि पेट साफ ही नहीं हुआ, इस तरह करके पेशेंट बोलते हैं। तो कुछ तो ये फिजियोलॉजिकल है कि एज रिलेटेड है, एज रिलेटेड माने कि बढ़ती एज के साथ मसल्स वीक हो जाती हैं थोड़ा, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी भी कम हो जाती है क्योंकि एक्टिविटी लेवल्स आपके कम हैं, और कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन होते हैं कि आप खाना ढंग से खा ही नहीं पा रहे, या आप अच्छे से चबा के नहीं खा पा रहे हैं। इसके अलावा डाइट में डाइटरी फाइबर्स अगर का इंटेक कम है, या आप बहुत कम अमाउंट में फ्लूइड्स ले रहे हैं। कुछ एक मेडिसिन भी हैं ऐसी, जैसे कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ ओपियोइड्स हैं, कुछ नींद की दवाइयां हैं, या कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स, या इवन आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, या इवन उल्टी की दवाई जो ऑन टाइम लोग शायद चलते फिरते अपने आप ही खा लेते हैं कि जी हमें उल्टी आ रही थी, नौजिया हो रही थी, उस वजह से भी कई बार जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज मेलाइटिस, पार्किंसंस डिजीज, या पेशेंट को स्ट्रोक है, उन केसेस में भी जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आपको वॉक करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। कई बार पेशेंट्स जो है इग्नोर करते हैं कि आया, लेकिन क्योंकि घुटने में दर्द है तो गए ही नहीं, उसको नहीं, उसको अर्ज को इग्नोर नहीं करना है, आपको जाना है। कुछ एक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस या इवन कोलोरेक्टल कैंसर्स में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पर वो बहुत कम पेशेंट्स में। ऐसे अगर आप मेडिसिन से और आपके मैनेजमेंट से अगर यदि ठीक नहीं आ रहा, तो आपको ये भी जो है ध्यान में रखना है, अपने माइंड में, मतलब पेशेंट को तो नहीं बोलना पर अपने माइंड में रखना है। इसके मैनेजमेंट में एक्सरसाइज और योगा है, फिक्स बाउल मूवमेंट्स होने, यानी आप अपना नियमित समय पर जो है रोज मॉर्निंग में बाउल्स के लिए जाएं या टॉयलेट जाएं, इग्नोर नहीं करें अपनी इसको अर्ज को कि मुझे आया और मैंने नहीं जाना। डाइटरी फाइबर्स इंक्रीज करना है, 6 to 8 डाइटरी फाइबर इंक्रीज करने के लिए हरी सब्जियां खूब खाएं, सूप पिए, फ्रेश सूप पिए सब्जियों का। इसके अलावा चावल और आलू कम, आटे में भी कोई भी जो सीजनल सब्जी है उसको डलवा कर जो भी मिल जाए। अभी सर्दी में तो आने वाले टाइम में पालक, मेथी, ये चीजें आ जाएंगी काफी, बथुआ है, और जिस मौसम में ये नहीं अवेलेबल उसमें घिया तोरी अवेलेबल होता है, ये सब ग्रेट करवा के, आप गाजर है ये ग्रेट करवा के उसी आटे की जो है आपने रोटी खानी है। 6 से 8 ग्लास पानी पीना है, डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से कम करने हैं, लेकिन प्रोबायोटिक और दही ये गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा जरूर लेना है रोज। अगर दांतों की कोई दिक्कत है तो सॉफ्ट डाइट लीजिए, लेकिन खाना भर पेट खाइए, और वेजिटेबल्स जो हैं वो ज्यादा खानी है आपने। कुछ एक होम्योपैथिक दवाइयां हैं, नक्सवामिका, ब्राइनिया, एल्यूमिना, लाइकोपोडियम, ओपियम, जो कि हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स जैसे कि इसबगोल या साइलम हर्स जिसको बोलते हैं,
हम दे सकते हैं, या कुछ एक ऑस्मोटिक जो है लेग्जेटिव। ऑस्मोटिक लेग्जेटिव क्या करते हैं कि जो स्टूल फॉर्म होता है उसको सॉफ्ट रहने देते हैं, उसमें से सारा वाटर कंटेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो दैट कैन आल्सो हेल्प। इसके अलावा गर्म पानी में बैठकर 6 बाथ जो है लेने से भी कई बार स्टूल पास कर लेते हैं पेशेंट्स। बूढ़े लोगों में एज वी आर ग्रोइंग अप आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि बहुत से लोगों को हेमोरॉइड्स हो जाते हैं बार बार स्ट्रेन करने पर, तो वो नहीं हो, और दे कैन ब्लीड आउट ऑल्सो। कई बार मैंने कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा ब्लीड करके बाद में पता चला जी हीमोग्लोबिन कम है, और उसका रीजन जो है ये पाइल्स या हेमोरॉइड था। थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रही, पेशेंट्स को पता ही नहीं चला, और विद इन अ ईयर और कुछ टाइम बाद जो है हीमोग्लोबिन कम हो गया और हमारे पास जो है वीकनेस और एनीमिया की तरह प्रेजेंट करें। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन ना हो, पेट सही से क्लीन हो, और ऐसी कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ना हो, गट हेल्थ हेल्दी रहे, ये इसका ध्यान रखना बढ़ती उम्र के साथ बहुत जरूरी है। ओके। तो इम्यूनिटी जैसे वीक हो जाती है ज़्यादातर, तो उससे इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे होम्योपैथी हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स को? देखिए, बढ़ती उम्र के साथ कुछ तो इम्यून सिस्टम हमारा वैसे ही कमजोर हो जाता है। जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं नेचुरली, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं, उनका नंबर जो है काउंट कम होना शुरू हो जाता है। ये तो डेफिनेटली ही है। इसके अलावा जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज है, इसमें या कोई और कैंसर्स हैं, कुछ ऐसे पेशेंट को सपोज कैंसर था लेकिन उसका इलाज करा लिया, ठीक हो गया, लेकिन कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या एसएलई है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है, उसमें जो है इम्यून सिस्टम और भी वीकन हो जाता है क्रॉनिक डिजीजेस के कारण। कई बार क्या होता है कि पेट से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, हालांकि कि खाने की न्यूट्रिशन के जो तत्व हैं, हमारे कुछ विटामिन वगैरह हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी जो है कम हो जाता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, पुअर गट हेल्थ है, मतलब, और इसके अलावा स्ट्रेस है, लोनलीनेस है, लैक ऑफ स्लीप है, या जैसे जोड़ों में दर्द है तो आप हाइजीन नहीं पूरा फॉलो कर रहे, हाइजीन कम हो रहा है, पेशेंट नहा नहीं रहे रोज या अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, इस वजह से भी जो है आप मोर प्रोन हो जाते हैं कोई भी डिजीज कैच करने के लिए। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो डायबिटीज है खासतौर पे यदि आपको, तो आपने अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो उसको नॉर्मल रखना है, मेंटेन रखना है, ताकि जो है आप इन्फेक्शन जल्दी जल्दी कैच ना करें। इसके अलावा इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी काफी हेल्पफुल है, तो वो कुछ एक फूड्स हैं जैसे आंवला, लेमन, ऑरेंजेस, इसमें हेल्प कर सकता है। टर्मरिक का उपयोग भी, यानी हल्दी दूध में डाल के हल्दी पीने से भी ऐसा माना गया है कि इट्स एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज एंटी इन्फेक्टिव, तो इट इज क्वाइट हेल्पफुल। इसके अलावा विटामिन डी और जिंक, ये भी जो है, जिंक जो है हमें पंपकिन सीड्स या नट्स से मिल जाएगा। विटामिन डी जो है एग्स है, मिल्क है, या सनलाइट, ये सब चीजों के साथ इजीली मिल सकता है एज यू ग्रो अप। प्रोटीन इंटेक आपने ज्यादा रखना है, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में और आपका इम्यून सिस्टम जो है इम्प्रूव करने में प्रोटीन्स का एक योगदान है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स आपने कोशिश करके ज्यादा लीजिए। ये सब जो है इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको बीमारियों से बचा सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई इन्फेक्टिव पर्सन है ज्यादा, तो कोशिश करके आप अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं या मास्क लगा के रहें। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है, मतलब यदि आपने 50 पेशेंट देखे हैं तो 50 में से हो सकता है 30 या 35 पेशेंट को कहीं ना कहीं का ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो या वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो ऐसी बढ़ती उम्र के साथ ट्यूबरकुलोसिस भी देखा गया है कि पेशेंट्स जल्दी कैच कर जाते हैं। तो आप अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और यदि कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम है कि आपको जल्दी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट करें, देखें, उसके सारे टेस्ट कराएं, अगर यदि कुछ है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है।
होम्योपैथी में भी कुछ एक दवाइयां हैं जो कि जिनिशिया है, जैसे जिनसिंग है, अश्वगंधा है और गुच्ची है, ये एज अ डायरेक्टा है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने में हेल्प कर रही हैं और कुछ कुछ हमें कैंसर से और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से भी बचा सकती हैं। अगर नहीं भी है तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से यदि नीड है तो ले सकते हैं। और यदि फैमिली हिस्ट्री है किसी मेजर ऐसी इन्फेक्शन की या कैंसर की या किसी डिजीज की, तो आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, अपने टेस्ट वेस्ट कराते रहना है डॉक्टर से सलाह के बाद। ओके। और डॉक्टर साहब, बढ़ती एज के साथ गिरना और इसके अलावा बोन फ्रेजिलिटी, किसी टाइप के स्किन इश्यूज लाइक इचिंग वगैरह, ये सब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। इसमें होम्योपैथी का क्या अप्रोच रहता है? देखिए, सबसे पहले तो ना ये समझना जरूरी है कि एज के साथ फॉल्स हो क्यों रहे हैं। होने का कारण आपका एनवायरनमेंट है। एक तो बोन्स तो वीक है ही है, वो तो कुछ तो होनी ही है वीक, लेकिन एनवायरनमेंट आपका जो है वो एल्डरली फ्रेंडली होना चाहिए। जहां आप रह रहे हैं वहां कम से कम सामान हो, जो पैसेजेस हैं वो खाली हो, वो लाइट की वहां अच्छी लाइट आए, आपको सब दिखाई दे वहां। मतलब अगर कोई ऐसी चीज है, क्योंकि विजन भी धीरे धीरे डिटोरिएट करती है, तो वहां लाइट की ऐसी व्यवस्था हो कि आप गिरे नहीं, लाइट जो है वो जली रहे, ताकि रात में अगर आप उठ रहे हैं तो फॉल ना हो। फिर इसके अलावा क्लटर्स जो है, छोटी छोटी चीजें, छोटा सामान है, वायर्स हैं, कुछ पेट्स हैं घर में या कोई छोटा बच्चा है, तो इनको जो है आपने देखना है कि इससे टकरा के आप गिरे नहीं, क्योंकि एकदम बच्चा आ गया या कोई पेट डॉग है वो एकदम से आ सकता है, उससे जो है आपका गिरने का खतरा है। जितने भी लूज रग्स हैं, मतलब जैसे कार्पेट्स कोई उखड़ गया है या कोई, उस सब को आपने ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी चीज ना हो जिससे आप गिरे। बात, जो टाइल्स घर के अंदर लगी हुई हैं वो एंटी स्किड हो। बाथरूम में भी टाइल्स ऐसी हो कि पानी वहां एक तो पैसेज रुके नहीं, और एंटी स्लिप टाइल्स हो। और यदि ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप, तो मैट्स बिछा लीजिए। मैट्स आते हैं आजकल, उसमें क्या नीचे पानी निकल जाता है लेकिन आप फिसलेंगे नहीं। इसके अलावा जो है जितने भी वो हैं रॉड्स जगह जगह या ग्रैब्स, आप टॉयलेट की सीट के पास, शावर के पास, जहां आपको उठना बैठना है, वहां जो है बाल या ग्रैब्स जरूर लगाएं, ताकि उठने बैठने में आपको दिक्कत ना हो। जो टॉयलेट की सीट है उसको भी थोड़ा इस हाइट पे रखना है कि आपको नी जॉइंट्स में अगर आर्थराइटिस है तो आप कंफर्टेबली बैठ सकें या उठ सकें। ऐसे ही बेडरूम में नाइट लैम्प्स जरूर रखें, और बेड की हाइट भी ऐसी हो कि आप कंफर्टेबली, बहुत नीचे ना हो और बहुत ऊंचा ना हो, कि आप आराम से उठ सकें और बैठ सकें। कुछ एक पेशेंट जो बेड रिडन है या जैसे पार्किंसंस के हैं, उनके लिए जो है बेड्स के साथ जो है वो ग्रैब्स या वो लगाना जरूरी है, ताकि वो आप रात को सोते सोते ना गिरे। ये मैंने अभी रिसेंट एक पेशेंट देखे, वो पार्किंसंस है उनको, वैसे वो उठ के चलते नहीं है बिना हेल्प के, लेकिन रात को उठते उठते एकदम से उठे और ही फेल डाउन, और काफी ज्यादा चोट उनको सिर पर आई। तो या कि बेड से उठकर या एकदम गिरे नहीं, ये बहुत ध्यान रखना है आप। इसके अलावा फुटवेयर जो है वो नॉन स्लिप शूज पहने, स्लीपर्स, लूज स्लीपर्स मत पहने। मेडिकल चेकअप्स अपने कराते रहे, शुगर एकदम कम ना हो, आईज आपकी ठीक हो, आपको दिखाई सही दे, ये बहुत जरूरी है। विजनरी चेंजेस जो हैं, आई एग्जामिनेशन। इसके अलावा हियरिंग असेसमेंट करवाते रहे। यदि आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी साउंड सुनाई दे, ये जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम बोन स्ट्रेंथनिंग के लिए, और लाइट एक्सरसाइजेस, ताकि जो है अगर आप गिरे भी, बाई चांस कभी गिर भी जाए तो चोट इतनी ना लगे कि फ्रैक्चर ही हो गया या बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कम से कम उसमें जो है दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो है कुछ एक वो वॉकर्स और वॉकिंग केन का या वॉकर्स का इस्तेमाल करें। कुछ हिप प्रोटेक्टर्स या एंटी स्किड शूज भी आते हैं, वो आप पहने अगर आपको लग रहा है, या पेशेंट्स को डर भी बैठ जाता है कि मैं गिर ना जाऊं, तो उस केस में ये भी यूज कर सकते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट रहें।
और यदि फॉल हो ही जाता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग, इंजुरीज के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन देनी है होम्योपैथिक, और अगर ज्यादा है तो आपको नेचुरली हो सकता है एलोपैथिक, उनसे भी कंसल्ट करना पड़े। फ्रैक्चर्स वगैरह अगर ज्यादा हो, बहुत कॉमन है कि फीमर फ्रैक्चर हो गया या नेक फ्रैक्चर हो गया या फीमर डिसलोकेट हो गई, तो उन केसेस में तो आपको नेचुरली अदर मतलब एलोपैथिक फील्ड की या सर्जन्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है। वो ये है कि राइज स्लोली, मतलब आप धीरे से उठें बिस्तर से या चेयर से। अवॉइड रशिंग टू टॉयलेट, बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी जो कि आप यंग एज में करते रहे, धीरे से चलना है। कीप हाइड्रेटेड, अपना नमक की खासतौर पे सोडियम लेवल्स आपके कम ना हो, पानी आप टाइम पे पीते रहें। इसके अलावा जो है, जो केयर गिवर्स हैं उनको भी आपने एजुकेट करना है कि किस तरह से इनका स्लिपरी ना हो फ्लोर, पानी ना गिरा हो, बच्चे ध्यान से रहें, पेट्स ध्यान से रहें, लूज वायर्स ना हो। इस तरह करके आपने ध्यान रखना है। कुछ एक टिप्स हैं जो कि जिससे फॉल्स हम डेफिनेटली कर सकते हैं कम। स्ट्रेंथ एंड बैलेंस मेंटेन करना है, assess for vision and health, fixed home environment, and equipped with assertive devices if needed। ये है फॉल्स के लिए। फॉल्स के मैम लिए मैं बहुत इसमें ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछना हाँ जी। चाहूंगी इसी में। अब जैसे ये टाइम, जैसे दिवाली टाइम चल रहा है, लोग अपने घरों में बहुत ज्यादा, स्पेशली लेडीज, वो डीप क्लीनिंग में चली जाती हैं। जैसे देन दे कम विद वेरी हैवी बैक एक्स, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि उनका कॉक्सिक मतलब पेन होना शुरू होता है। बैठते हैं तो वहाँ पे पेन हो रही है, वो बैठ नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, उनको कंप्लीट बेड रेस्ट हो जाता है। तब हम वहाँ पे कैसे होम्योपैथी के लिए हेल्प कर सकते हैं? देखिए, एक तो काम उनसे कहिए उतना ही करें जितना उनसे हो जाए। टेक हेल्प ऑफ मेड्स एंड अदर पर्सन्स, किड्स जो घर पे हैं उनकी हेल्प जरूर लें। आजकल बच्चे भी आई थिंक वीडियोस पे और फोन पे बैठ जाएंगे, वो घर का काम करना पसंद नहीं करते, बट उनको आपने मोटिवेट करना है। मैं वही कह रही हूँ ना, आपको फैमिली को भी एजुकेट करना है, केयर गिवर्स को भी एजुकेट करना है कि कोई भी फॉल और ये ना हो। इसके लिए जिस तरह से आप बता रहे हो, फॉल भी आराम से हो सकता है। अब कॉसेक्स में अगर पेन है तो डेफिनेटली एक तो बोन डेंसिटी कम हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपने देने हैं। हॉट फर्मेंटेशन अगर एक्यूट है, एकदम अभी ताजा ताजा हुआ है, तो कोल्ड पैक्स भी हेल्प करते हैं। और अगर जैसे 2-3 दिन हो गए ऑनसेट हुए, तो आप जो है हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। इसके अलावा अगर आर्निका है, रस्टॉक्स है, रूटा है, ये कुछ दवाइयां हैं, बर्बिस वल्गारिस है, जो कि हेल्प कर सकती हैं। वो आप सिम्टोमेटिकली देखकर जो है आप पेशेंट को दे सकते हैं। डेफिनेटली इट विल हेल्प। और अगर फिर भी लग रहा है कि घर के सिकाई विकाई से आराम नहीं आ रहा, तो आप जो है फिजियोथेरेपी के लिए उनको जरूर भेजिए, क्योंकि शॉर्ट वेव डायथर्मी और जो वो अल्ट्रासोनिक मसाज वगैरह करते हैं, उससे मसल्स जो हैं जल्दी रिलैक्स कर जाती हैं, तो पेन कम डेफिनेटली हो जाता है। ओवरवर्क ना करें, फीमेल्स को बोलें। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर सोनिया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो रिलेटेड क्वेश्चन ही था आपका भी। डॉक्टर साहब, स्किन इश्यूज की भी बात कर रहे थे हम, ड्राइनेस और इचिंग जो हो जाती है इस एज में। इसका कारण यही है कि मॉइस्चर जो है या ऑयल कंटेंट जो है बॉडी में, जो नॉर्मली हमारा निकलता है, वो हो जाता है कम बढ़ती उम्र के साथ। तो आपने एक तो सबसे पहले अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना है कि पेशेंट रोज नहाए। बहुत सर्दी है तो बहुत गर्म पानी से ना नहाए, ल्यूक वार्म वाटर से नहाए। क्योंकि बहुत मेरे पास एक पेशेंट थी, वो इतनी ज्यादा उनको डर्मेटाइटिस था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे मॉइस्चराइज करें। आई जस्ट आस्क्ड हर कि आप कितने गर्म पानी से नहाती हैं? ये बहुत गर्म पानी से नहाती हूँ। मैंने कहा नहीं, आपने ल्यूक वार्म पानी से नहाना है। उससे क्या है, जो एक्सेस ऑयल है वो निकलेगा, लेकिन जो मिनिमल ऑयल जो रहना चाहिए स्किन पे अपना हमारा नेचुरल, वो रहेगा। एक तो नहाने के मामल हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऑयल से मसाज करनी जरूरी है, उसके बाद नहाएं। इसके अलावा बॉडी को अच्छे से ऑयलिंग या मॉइस्चराइज करें नहाने के बाद, और फिर कपड़े पहने। जितने भी कपड़े पहनने हैं वो नेचुरल फाइबर्स हों, ओल्ड एज में खास तौर पे, या तो कॉटन या सिल्क।
वुलन्स वगैरह जो है वो डायरेक्ट स्किन पे नहीं पहनेंगे, या गर्म बनियान वगैरह जैसे जनरली पहन लेते हैं वो अवॉइड कराइए। उसकी वजह से भी कई बार जो है ये ऐसा हो जाता है। जितना भी सन प्रोटेक्टर्स लगाने हैं ताकि सन की वजह से भी कुछ इरिटेशन ना, अवॉइड इरिटेंट। और कोई ना कोई अंडरलाइन कॉज अगर आपको दिख रहा है कि ये है हमें, तो उसको आपने ट्रीट करना है। ये तो हो गई मॉइस्चराइजर की बात, बॉडी स्किन ड्राइनेस की। अगर इसके अलावा भी जो है स्किन पे कुछ जो दिक्कतें और हो सकती हैं, वो हो सकती है फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिबोरिक डर्मेटाइटिस, और बेड सोर्स हो सकते हैं अगर पेशेंट बहुत ज्यादा देर बेड रिडन है। तो ये बहुत कॉमन समस्या है बड़े लोगों में। इसके अलावा स्किन कैंसर्स, अगर आपको स्किन पे कोई भी ऐसा एक्जिमा या कुछ दिख रहा है जो कि कुछ टाइम में ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको इमिडिएटली उसकी वापसी के लिए, उसके लिए भेजना है चेकअप के लिए, स्लाइड फॉर्मेशन के लिए कि क्यों है। फंगल इन्फेक्शन ऐसा देखा गया है कि जो लोग बूढ़े हैं और जो डायबिटीज जिनको अनकंट्रोल्ड है, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको ज्यादा है। तो आप वो इन्फेक्शन की अपनी होम्योपैथिक दवाई देने के साथ ये ध्यान रखें कि उनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल रहे। ज्यादा अगर क्या बोलते हैं गीला कर रहे हैं वहां, अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो उसको ड्राई रखें। अगर गर्मी का मौसम है या अभी जैसे ह्यूमिड वेदर था पीछे, उसमें ये है कि उसको ड्राई रखना है। उसको को स्पिरिट से भी या अल्कोहल से भी ड्राई कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। इसके अलावा उनको जो है पाउडर लगाने को बोल सकते हैं, कुछ कैलेंडोला या कुछ होम्योपैथिक ऐसा पाउडर। सिबोरिक, अगर सिबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ साथ सिबोरिक केराटासिस भी अभी देखने में आ रहा है, खासतौर पे वेजाइनल, जिस पर कि क्या है कि क्योंकि हार्मोन लेवल कम हो जाते हैं तो स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि उसके साथ क्रैक्स भी आई हैव सीन। तो उस केस में कुछ एक अपनी हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर हमारे या कैलेंडुला मदर टिंचर, वो सिम्टोमेटिकली आप देख के दे सकते हैं, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। होम्योपैथिक बाकी दवाइयां कुछ ऐसी सल्फर है, रस्टॉक्स है, ग्रेफाइटिस है, मिजेरियम है, टिलीरियम है या सीपिया है, क्रियोजोट है। ये आप सिम्टोमेटिकली जो भी जो भी जहां भी स्किन की प्रॉब्लम है या जो भी आपको, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं देखकर। और अगर कोई पेशेंट ये सुन रहा है या कुछ लोग सुन रहे हैं इसको, तो वो अपने आप से कुछ दवा ना ले, डॉक्टर से दिखाकर डॉक्टर को अपना कंसल्ट करके ही लें मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल। ये medicine की। हाँ जी, डॉक्टर समीक्षा। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथिक जैसे लोग ले रहे होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो उसमें भी होम्योपैथी हेल्प करेगा उसके साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने में? एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आजकल लोग पेंटॉप या रेनिटिडीन या ओमेप्राजोल या गैस की गोली जिसको आप बोलते हैं, ये ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हैं, तो लोग खाकर ही आते हैं, या जरा वो बाहर का खाया एसिडिटी हुई तो दे टेक इट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। पर उसका एक बहुत बड़ा ये साइड इफेक्ट है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन जो है स्टमक से कम कर देता है, और जिसकी वजह से मैंने देखा है पेशेंट्स एनीमिक तक हैं। तो जो एनीमिक पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे ये जरूर पूछिए कि वो ये गोली कितनी बार खाते हैं, या वीक में कितनी बार खा रहे हैं, या ऐसे ही कुछ पेन के लिए हैं टैबलेट्स, वो दे गल्प अराउंड, या एंटीबायोटिक्स भी इवन जो है वो बिना नीड के ले लेते हैं। या अगर थोड़ा सा जैसे पेट खराब हुआ या कुछ गला खराब हुआ तो डॉक्टर के पास भी जाने की जहमत नहीं करते, वो सीधा केमिस्ट के पास गए, दवाई ली और अपना खा ली। तो एक तो ये आपने मेडिसिन ये जो है नहीं लेनी है अपने आप से। आपने अपने अपने पेशेंट्स को ये बोलना है, इन सब चीजों में होम्योपैथी कैन हेल्प। तो ओल्ड एज यू ग्रो ओल्ड, only those medicines which are required that has to be taken, जो कि जिनके बिना काम नहीं चल सकता, मतलब मिनिमम मेडिसिन से आप काम चलाइए। देखिए अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, डेफिनेटली आई विल नॉट टेल द पेशेंट टू स्टॉप दैट मेडिसिन या टू डिक्रीज डोज ऑन देयर ओन।
वो आपने कुछ जो नीड है, जो दवाइयाँ जरूरी हैं, वो तो आपने लेनी ही लेनी है। अगर किसी बच्चे को बहुत हाई फीवर है और पैरासिटामोल चाहिए तो डेफिनेटली मैं भी यही कहूंगी कि आप दे दीजिए। लेकिन कुछ एक जो डिजीजेस मैंने बोली कि जैसे GERD है या डायरिया हो रहा है या गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है, उस केसेस में या इंसोम्निया है, उन केसेस में जो है डेफिनेटली होम्योपैथी हैज अ रोल। तो या एलर्जीज हैं, इवन अर्टिकेरिया है, यूटीआईज हैं, इसमें जो है होम्योपैथी हैज डेफिनेटली अ रोल। तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें, लेकिन जो दवाइयां नीडेड हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, वही लेनी है। कुछ एक दवाइयां जो हैं वो मेटाबॉलिज्म को डेफिनेटली ऑल्टर करती हैं, और ऐसे पेशेंट्स की जिनका किडनी फंक्शन डिटोरिएट है या इनको एक्सक्यूज मी या लिवर फंक्शन डिटोरिएट कर रहा है, तो उन केसेस में एलोपैथिक दवाइयों का ड्रग क्लियरेंस लेवल डेफिनेटली कम है एंड इट इज गोइंग टू हार्म देयर बॉडी। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा जो है मेमोरी इश्यूज, वो भी जो है अपना इस वजह पानी ले से लो हो पहले आप। सकते हैं। मेरा पानी ले लो थोड़ा सा पहले। थैंक यू। इसके हाँ अलावा जी। जो है मैंने देखा है कि एक ही पेशेंट कई बार मल्टीपल डॉक्टर्स को मिल रहा होता है, तो और बताएंगे नहीं कि हम ये दवाई खा रहे हैं, तो वो जो है अपनी अपनी दवाई सब लिख देंगे और पता चले सारे ही डॉक्टर्स की दवाइयां वो खा रहा है। तो ये एक तो अवॉइड करना है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस से पहले हमें ये कंट्रोल करना है। और कुछ एक जो है सिम्टम्स हैं, जैसे कुछ एंटी कैंसर मेडिसिन हैं, उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, डेफिनेटली होम्योपैथी उनको कंट्रोल करने में और उनको कम करने में कुछ ना कुछ हेल्प डेफिनेटली कर सकती है। तो लेकिन आप पहले तो एक आप मेडिसिन जो है पॉलीफार्मेसी नहीं करनी है, आपने मेडिसिन चूज जो करनी है वो सोच समझ के करनी है। जितने बूढ़े लोग हैं अभी जीरियाट्रिक्स में, जैसे कि मैंने एम्स में भी ओपीडी अटेंड करी है, जीरियाट्रिक ओपीडी चलती है एक, तो उसमें यही कहा गया कि ओल्डर पीपल ओल्डर ड्रग्स, सिंपलर मेडिसिन शुड बी गिवन। और अगर एलोपैथिक दवाई देनी भी है तो कोशिश करके एक ही डोज दिन में दें, ना कि वो भूले भी नहीं, उनको खाना याद रखें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करनी है और मिनिमम डोज देनी है। और अगर ये कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको रिपोर्ट करना है। तो अब साइड इफेक्ट क्या है, हर एक दवाई का अलग साइड इफेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक सिंपल सा एनीमिया का साइड इफेक्ट बताया रेनरीडिंग का, तो नेचुरली वो डोज कम करके आप एलोपैथिक दवाइयां की जगह होम्योपैथिक पे आइए गैस्ट्राइटिस के लिए, पेशेंट्स आर बेटर, और जो है आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन होंगे ही नहीं। यूटीआईज ही हैं। बल्कि मैं एक पैथोलॉजिस्ट से मिली और उनसे मैंने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आप कल्चर लगाते हैं अपना एंटीबायोटिक्स का डिफरेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का भी देख सकें कि कौन सी दवाई अफेक्ट कर रही है। तो शी सेड कि नहीं, वो हमारे पास बार बनी हुई आती है रेडीमेड, हम तो सिर्फ एक ड्रॉप दो ड्रॉप उस पर यूरिन डालते हैं, तो वो इस तरह करके नहीं कर सकते। तो उसको चेक करने का तरीका यही है कि आप अभी सैंपल लीजिए पेशेंट का, मेडिसिन अपनी होम्योपैथिक दीजिए, और 15 दिन बाद आप या हफ्ते बाद मेडिसिन क्लिनिकली अगर पेशेंट बेटर भी है तो आप दोबारा एक यूरिन टेस्ट करा लीजिए। अगर ऐसे ही कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ और दवाइयों से बचा जा सकता है तो व्हाई नॉट। सबसे पहले तो यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कम से कम मिनिमम यूज करें ऑलपैथीज का। और अगर फिर उसके बावजूद भी कंपल्शन है कि वो लेना ही लेना है, और फिर उससे जो साइड इफेक्ट्स हैं कुछ तो वो रहेंगे ही, लेकिन कुछ एक जैसे नोजिया वॉमिटिंग या कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं उनको डेफिनेटली होम्योपैथी से कंट्रोल किया जा सकता है। देयर आर मेडिसिन। मतलब मैम एजिंग की प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर एक्सेप्ट कर लें ग्रेसफुली, ये ना सोच के, और कुछ लाइफस्टाइल अपनी चेंजेस करके, और वो होम्योपैथी तो है की तो ही है, है वो ही तो है। हाँ जी। ऐसा है। मेरी मेरी दो डॉटर्स हैं, दोनों एलोपैथ्स हैं। माय एल्डर वन
हालांकि शी इज प्रैक्टिसिंग एट मिलिट्री हॉस्पिटल एंड शी अवॉइड्स एंटीबायोटिक्स ऑन हर ओन, शी डोंट वांट टू टेक कि छोटी सी दिल की क्यों लेना है, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या शी प्रेफर्स होम्योपैथी बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलोपैथ्स नो द एडवर्स इफेक्ट्स। तो वो भी तभी खाते हैं दवाइयां जब कि वो कंपल्शन है कि भाई और कोई चारा नहीं कि लेनी है। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं देनी है एलोपैथिक दवाइयां, जहां जरूरी है वहां जरूर दीजिए, और जहां आप होम्योपैथी से कर सकते हैं व्हाई नॉट, या कुछ ऑल्टरनेटिव और कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने से कर सकते हैं तो अच्छा है, क्यों नहीं। जैसे मैम आप भी एक्यूपंक्चरिस्ट हैं साथ में, तो आप काफी सारे उसमें क्या मतलब इंस्टेड ऑफ मेडिसिन आप प्रेफर करते हैं कि एक्यूपंक्चर किया जाए? लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा, और कुछ एक जो ये स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उसमें मूवमेंट वापस लाने में इट्स क्वाइट हेल्पफुल। इसके या अलावा यदि कोई मसल इंजरी हो जाती है उसमें भी जो है जल्दी आराम आने में, और वो वहाँ जो मसल में सूजन या इन्फ्लेमेटरी साइंस कम करने में डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग, या इवन एक्यूपंक्चर इज इन हेल्पफुल। आई वुड से इसके अलावा ब्रीदिंग इश्यूज में भी बहुत हेल्पफुल है। मैं जैसे एक्यूप्रेशर करती हूँ तो बहुत अच्छे ब्रोंकियल रिजल्ट्स अस्थमा, हैं। पेन्स एंड ब्रोंकियल प्रॉब्लम, अस्थमा हो गया या सिंपल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कि अगर हम मेडिसिन के अलावा भी अगर दूसरे इसमें जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स और मिलते हैं, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात है कि मैम कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर पेशेंट्स बेटर हैं, हाँ, कोई ऐसी आप फ्यू स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कुछ नहीं दे रहे कि, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। इट्स हेल्पिंग, बिल्कुल। और और ट्राइजेमिनल मैम न्यूरालजिया में आपको तो या फेशियल पाल्सी में मैंने देखा कि पेशेंट दांत निकलवा के आए हैं, वो पहले यही सोचते रहे कि दांत में दर्द है, एक दांत निकाल दिया, दूसरा दांत निकाल दिया, बाद में पता चला कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है। न्यूरल्जिया तो है या बेटर थे पेशेंट, बेटर है। हम्म। हाँ जी डॉक्टर सोनी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा जो टाइटल है वो है ग्रोइंग ग्रेसफुली विद एज, तो इसके लिए आप सबको जो भी देख रहे हैं और इस एज के हैं उनको क्या मंत्रा देना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले बढ़ती एज के साथ है जो है हेल्दी रहना या इंडिपेंडेंट रहना आपका अपने लिए जरूरी है, अपने परिवार के लिए जरूरी है, इसके अलावा देश के लिए जरूरी है। अब देश के लिए कैसे आप कहेंगे, कहीं ना कहीं अगर हेल्थ इश्यूज है तो इकोनॉमिक बर्डन आपकी फैमिली पर है, और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट पे भी है। तो इसलिए, और अब जो है बूढ़े लोगों का नंबर जो है डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एक तो बच्चे लोग कम पैदा कर रहे हैं, बूढ़े ज्यादा हो गए हैं। इसके लाइफ अलावा जो एक्सपेक्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जी बिल्कुल ज्यादा हो रही है। इस समय 65 तो थी और अब 75 तक इंडिया में पहुंचने वाली है, इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो गई हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इन बूढ़े लोगों का नंबर जो है वो ज्यादा होने वाला है, तो इकोनॉमिक बर्डन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर भी होगा, उसको हमें कम करने के लिए कहीं ना कहीं देश की सेवा भी है अगर हमारे बूढ़े हेल्दी हैं तो। दूसरा, जितने बूढ़े लोग हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वो ये कहें कि आई एम नॉट एजिंग, आई एम अपग्रेडिंग टू विंटेज। हेल्दी एक्टिव रहें, इमोशनली बैलेंस रहें, बीमारियों को दूर रखें, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडिपेंडेंट रहे। आपकी झुर्रियों में छिपा है अनुभव, सफेद बालों में छिपा ज्ञान, भूतकाल और भविष्य के हैं सेतु, अनुभव से आपके बने राष्ट्र महान। ये कुछ पंक्तियां भी मैंने एंड में क्लिनिक पे वाह, अपने बैठे बैठे लिखी, मेरा मन था लिखने। बहुत अच्छे तो ये है डॉक्टर। मेरा, स्टार छिपा है, वो कह देते हैं ना, धूप में ये बाल है सफेद नहीं करते। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत मैं तो अच्छा। ये भी कहूंगी कि आजकल सबको ना जो आजकल टेक्नोलॉजीज भी आ रही है, यू शुड स्टार्ट लर्निंग। आपको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आपको बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टाइम पे ऐसा होता था ऐसा। यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली, हमें अपने आप को अपग्रेड रखना चाहिए। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा रहा। आजकल कई घरों में मैंने देखा है कि दादा दादी ना नई नई चीजें सीख रहे हैं बच्चों के साथ मिलके, तो बच्चे उनके साथ उतना ही टाइम भी स्पेंड करते हैं, बिकॉज वो हिटलर वाला जो रूप था वो गायब होने लग गया है।
कि दादा दादी हैं, बात ऐसे करनी है, वो एक जो आपस में उनका बॉन्ड बन रहा है ना, इसकी वजह से भी उनकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। या चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बिल्कुल, रहा, बहुत अच्छा रहा सेशन। मतलब अच्छी यस अच्छी बातें हम लोगों को भी पता चली हैं। हाँ यस, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सेशन था। हम लोग इसके एजिंग को साथ ग्रेस में भी एक्सेप्ट करें। बिल्कुल वी शुड एक्सेप्ट, और अपनी हॉबीज हमने, हाँ हाँ, हॉबीज जो हमने छोड़ दी है हमें वो वापस अपने इंक्लूड करनी चाहिए अभी स्टेज में। व्हेन वी आर फ्री वी शुड मतलब अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए हमें। मैं तो इस चीज को मानती हूँ, हॉबी कभी छोड़नी बिल्कुल ही जी। नहीं चाहिए। वो उस बिल्कुल, मोमेंट तक आने ही मत दो खुद को कि जो वो एम्प्टीनेस वाली, लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है, जिसके कारण आजकल 50 की एज में ना बहुत ज्यादा फीमेल्स परेशान होती हैं, जिसको हमने जैसे अभी आपने बताया एम्प्टीनेस सिंड्रोम का नाम दे देते हैं। वो इसी वजह से परेशान होती है कि पहले इतना डेडिकेशन, फुली इन्वॉल्व, और उसके बाद जब वो कहते हैं ना बच्चे जी अपने अपने ख्वाबों के लिए उड़ गए हैं, फिर उनको पता चलता है कि हम अकेले रह गए। और अकेलापन तो अपने आप में ही एक बीमारी है। बिल्कुल। चलिए अब चलिए हम आशा अपना करते हैं बिल्कुल कि सही। ठीक है, हुआ होगा सबको फायदा इससे, हमें तो हुआ ही हुआ है। जो अब देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं इन वीडियोस को, उनको भी फायदा मिले। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब, वेरी मच। बहुत अच्छा। डॉक्टर थैंक यू वेरी वंडरफुल मच। थैंक यू, सेशन थैंक था। यू, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक हैव यू। अ गुड डे। मिलते हैं।